सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा, अपॉइंटमेंट है कि अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा निर्मल मिंडा। तो अभी निर्मल कुमार मिंडा को एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये यूनो मिंडा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं निर्मल मिंडा। अच्छा, इन्हीं के साथ एक्सिस बैंक के जो वर्तमान में एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, उनको एसोचैम का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट निर्मल मिंडा बने, वाइस प्रेसिडेंट अमिताभ चौधरी बने। एसोचैम की फुल फॉर्म क्या होती है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1920 में। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में, और अध्यक्ष बन गए निर्मल मिंडा। बाकी कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ। आपको याद है भी अनंत गोयंका, ये अनंत गोयंका अभी क्या बने थे? फिक्की के अध्यक्ष बने थे। उसके अलावा देखो, अभी रोमन कैथोलिक चर्च के पॉप बने थे रॉबर्ट फ्रांसिस, और इस पद पर आने वाले ये पहले अमेरिकी हैं। उन्होंने अपना नाम पॉप लियो 14 रखा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल बने। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने डॉक्टर अजय कुमार। नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने जस्टिस सूर्यकांत। ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हरवंश चावला। भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई। आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका जी का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष शैलेश सी मेहता। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने एस महेंद्र देव। भारत के वी श्रीनिवास, इनको 2025 से लेकर 2028 तक के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस की प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक अश्विन लोहिनी को बनाया गया। राष्ट्रपति जी की पहली महिला एड डी कैंप बनी थी यशस्वी सोलंकी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, या यूं कहूँ कि इनको फिर से अपॉइंट कर दिया। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अभी 80वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बैरबॉक को, जो जर्मनी से हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल बनी शेख नासर अल नोवेसी, UAE से हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष बने राजीव मेमानी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बने, जो पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारी नियुक्तियां, लगभग 17 अपॉइंटमेंट्स हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 का समग्र पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा विम वन डर हिवर। तो अभी 2025 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड साउथ अफ्रीका के फोटोग्राफर विम वन डर हिवर को दिया गया। उन्हें यह अवार्ड उनके फोटो घोस्ट टाउन विजिटर के लिए दिया गया। इस अवार्ड में 18 कैटेगरी होती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये ग्रैंड टाइटल को माना जाता है, जो कि आप कह सकते हो एक ओवरऑल कैटेगरी होती है। अच्छा, ये जो इनकी फोटो है, ये कहाँ की फोटो है? तो नामीबिया देश में एक छोड़ी हुई डायमंड माइनिंग वाली गोस्ट टाउन है, जिसे गोस्ट टाउन कहते हैं। मतलब अभी यहाँ पे मानव निवास लगभग खत्म हो चुका है, तो सुनसान पड़े हुए घर हैं सब, जो मतलब इंसान पहले रहा करते थे, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो सब ऐसे ही पड़ी हुई है, खराब हो चुकी है, टूटी फूटी खंडर सा है, तो गोस्ट टाउन उसको कहते हैं। और इस फोटो में एक ब्राउन हाइना, जो कि दुनिया की सबसे दुर्लभ हाइना प्रजातियों में से एक है, वो रात के समय उस गोस्ट टाउन में घूमती हुई दिखाई दे रही है, और उसी फोटो को कैप्चर किया गया और उस फोटो को नाम दिया गोस्ट टाउन विजिटर। और इसी फोटो के लिए ये जो साउथ अफ्रीका के फोटोग्राफर है विम वॉन डर हिवर, इनको अभी 2025 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया ओवरऑल कैटेगरी में। अच्छा, मैं इसी तरह से आपको याद दिलाऊं एक पॉइंट। अभी वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया था? समर अबू एलोफ को चुना गया था, जो कि फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है। ठीक है, तो वो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। और आज हमने जो पढ़ा वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 के पुरस्कार की बात की है। कुछ और अवार्ड्स देख लो। अभी 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए दिया गया साधु भद्रेश दास को, संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 जीता राणा दास गुप्ता ने, भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है। राष्ट्र समुद्र वरुण पुरस्कार राजेश उन्नी को दिया गया, समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सुदर्शन पटनायक, और ये फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने।
पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण मिला। टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार दिया गया डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? मेघालय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल यंग लीडर फॉर द ईयर 2025 किस मंत्री को चुना गया? राम मोहन नायडू को, जो कि हमारे एविएशन मंत्री हैं, और ये मैंने आपको बता ही दिया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था समर अबू एलॉफ को। ठीक है, तो ये अवार्ड्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 8000 मीटर से ऊंचे 9 पर्वत शिखरों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा भरत थम्मीनेनी। तो अभी भरत थम्मीनेनी भारत के पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर सफल चढ़ाई कर ली है, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से बिलोंग करते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया में 8000 मीटर से ऊंची टोटल 14 चोटियां हैं, जिनमें से भारतीयों को केवल 9 पर ही चढ़ने की परमिशन है, बाकी पर नहीं है। आप पूछोगे ऐसा क्यों, बाकी पर भारतीय क्यों नहीं चढ़ सकते? क्योंकि बची हुई 5, 14 में से 9 पे हम चढ़ सकते हैं, तो कितनी बच गई? 5। बाकी 5 पे हम नहीं चढ़ सकते क्योंकि ये पांचों की 5 पाकिस्तान में है, और वर्तमान में भारतीय पर्वतारोहियों के लिए ये वर्जित है, वहाँ नहीं जा सकते, नहीं चढ़ सकते, इसीलिए। और भरत की बात करें तो अभी भरत ने अपनी 9वीं चोटी जो चढ़ी थी वो कौन सी थी? वो दुनिया की 6ठी सबसे ऊंची माउंटेन थी, चो ओयू उसको कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8201 मीटर, जो कि चाइना और नेपाल बॉर्डर पर है। तो भरत थम्मीनेनी का नाम ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले CISF के अधिकारी बने थी कौन? गीता सामोता। ज्योतिरात्रे कौन है? माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला। तेगबीर सिंह, ये भी भारतीय हैं। उम्र इनकी 5 वर्ष थी जब ये माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने थे। माउंट किलिमंजारो ये एशिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो तंजानिया में आपको मिलेगा। और निमा रिंजी शेरपा की बात करें, दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ये बन गए। 18 साल उम्र है, नेपाली हैं ये। और पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला ये बनी थी काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई से हैं। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये कारनामा कर दिया। और 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने अपना नाम दर्ज कराया? तो राकेश कादियान, जो कि हरियाणा से है। और अभी न्यूजीलैंड के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। और प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने थे हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांती। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला बनी थी छोंजिन अंगमो। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की रहने वाली है। ठीक है, तो ये सब तो करंट अफेयर्स के प्रश्न हो गए। ये स्टैटिक देखो, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला पूछेंगे तो अरुणिमा सिन्हा थी। ठीक है, तो इसी से संबंधित जैसा हमारा प्रश्न था उसी से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना किस देश में बनाई जा रही है? तो आंसर होगा मंगोलिया। तो भारत अपना सबसे बड़ा विदेशी विकास परियोजना मंगोलिया में बना रहा है। ये प्रोजेक्ट मंगोल ऑयल रिफाइनरी है। प्रोजेक्ट के लिए भारत मंगोलिया को $1.7 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट लोन देगा, एक तरह का उधार दे रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट 2028 तक बन जाएगा, और बनने के बाद यहाँ पर पेट्रोल, डीजल, LPG और एविएशन फ्यूल बनाया जाएगा। और इस तरह से मंगोलिया के रशियन ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगी। मंगोलिया कहाँ पड़ता है भैया? ये रहा मैप में मंगोलिया। लोकेशन वाइज आप देखोगे ये एक तरह का लैंडलॉक कंट्री है, और रशिया और चीन के बीच में आपको मिलेगा। कैपिटल उलानबतर हो गई है, करेंसी है मंगोलियन तोगरोक, और प्रेसिडेंट है खुरेलसुख उखना। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन ये किस देश में किया जाएगा? तो आंसर इसका होगा भारत। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 31 मार्च को शुरू हुआ, 22 नवंबर तक ये चलेगा। आपको बता दूं, पहले तो ये पॉइंट याद रखना कि
ये कंपटीशन पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसका फाइनल ये 15 से लेकर 22 नवंबर तक होगा। कहाँ पे? भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। एक्चुअली में ये 3 चरणों में हो रहा है। पहला चरण, पहला फेज 31 मार्च को शुरू हुआ था, 5 अप्रैल तक चला। तो जो पहला फेज था वो 31 मार्च को शुरू हुआ था, 5 अप्रैल तक चला था, वो था ब्राज़ील में। और दूसरा फेज ये 30 जून को शुरू हुआ था, 7 जुलाई तक चला था अस्ताना कजाकिस्तान में। और अब जो फाइनल होगा ये नवंबर में होगा, भारत में होगा। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की हम बात कर रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, चैंपियनशिप है, हर साल आयोजित की जाएगी अब से। अब इसका पहला एडिशन हुआ, ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड बॉक्सिंग ने, जिसकी स्थापना होती है अप्रैल 2023 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और बॉक्सिंग से याद आएगा, अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हुआ था। कहाँ पे? लिवरपूल, इंग्लैंड में। और यहाँ पे भारत ने 4 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड थे। जैस्मिन लैम्बोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ये गोल्ड लेकर के आई थी। भारत आप देख सकते हो मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रहा, पहले पे कजाकिस्तान था। उसके अलावा अभी पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुआ? लिवरपूल, इंग्लैंड में। और इसका सेकेंड एडिशन 2027 में होगा, अस्ताना कजाकिस्तान में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष अजय सिंह को बनाया गया लगातार तीसरी बार। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में सरकारी और निजी, यानी कि सरकारी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक मंत्रिमंडल ने अभी अक्टूबर 2025 में मासिक धर्म अवकाश नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। तो अब कर्नाटक में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू हो गई है। मतलब अब कर्नाटक राज्य की महिला कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट में हो, तो हर महीने उनको 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश मिलेगा और सवेतन मिलेगा। मतलब सैलरी नहीं कटेगी, सैलरी भी दी जाएगी। और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल को अधिक समावेशी और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाना। और ऐसा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया। आपको मैं याद दिला दूं, इस तरह की नीति वैसे उड़ीसा, बिहार, केरल जैसे राज्य में भी लागू है, पर वहाँ और यहाँ पे अंतर क्या है? वहाँ पे केवल सरकारी कर्मचारियों को और ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को ये फैसिलिटी दी जाती है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा इस तरह की उपलब्ध नहीं है। लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में अभी प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध की है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कर्नाटक। अब कर्नाटक ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल बंगलुरु हो गई, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। उसके अलावा गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत कहाँ पर खोला? बंगलुरु। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 दिया गया RK श्रीराम कुमार को। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, जिनका संबंध भरतनाट्यम से है। पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट मिला है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास ही हुआ बंगलुरु में। बाकी टाटा कंपनी और एयरबस, जो कि फ्रांस की कंपनी है, ये कर्नाटक के कोल्लार जिले में भारत का पहला मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे। कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अनिल कुंबले को। और भारत में अनावृष्टि के कारण व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख ये कहाँ पर खोजा गया? कर्नाटक के हावेरी में। और फिनटेक कंपनी स्लाइस, इसने भारत की पहली UPI संचालित बैंक ब्रांच कहाँ पर खोली? बंगलुरु में। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, अभी उन्होंने पहले तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है MK-1A, इसका अनावरण कहाँ पर किया? तो आंसर होगा नासिक में। तो भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस MK-1A, इसका नाम है। ये एक हल्का लड़ाकू विमान है। और अभी पहले तेजस MK-1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहाँ? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नासिक प्लांट में। और अभी यहीं से, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के नासिक स्थित प्लांट से ही इसने उड़ान भरी है। आपको बताएं, ये तेजस जो MK-1A है, ये किसकी जगह आ रहा है? ये किसकी जगह लेगा? MiG-21 की, जिसे अभी पूर्ण रूप से रिटायर कर दिया गया। और यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट डालना कि हम तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा MK-1A, इन लड़ाकू विमानों को
जिन इंजन के साथ तैयार कर रहे हैं वो इंजन है F404IN20। ये इंजन हम अमेरिका से ले रहे हैं। अमेरिका की कौन सी कंपनी? जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी इन इंजनों को बना करके भारत को दे रही है। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करें जिसने इसको बनाया है, स्थापना होती है 1940, हेडक्वार्टर बंगलुरु, CMD है DK सुनील, और ये हमारी 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी थी। उसके अलावा आप देख सकते हो PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया था। और तेजस जो कि देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान है, इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया। और HAL ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर यशस्वी कर दिया था। और स्वीडन के एक रक्षा कंपनी है साहब, इसने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया। किस देश ने भारत का दूसरा GEF404 इंजन सौंपा? अमेरिका। ये वही इंजन है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता, इसको किसने शुरू किया? तो आंसर होगा UIDAI। सीता का मतलब हो गया स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद आधार। तो अभी UIDAI ने भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, समावेशी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीता नाम से एक योजना शुरू की है। मतलब ये हमारे डिजिटल पहचान इकोसिस्टम यानी कि आधार को सुरक्षा संबंधी खतरों जैसे कि डीप फेक, स्पूफिंग और प्रेजेंटेशन अटैक से बचाएगा। UIDAI की बात करें यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भी इसके CEO बने थे भुवनेश कुमार, और इसकी स्थापना 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं, उसके तहत की गई थी। और वर्तमान में ये केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। और वैसे 2016 में इसे एक वैधानिक निकाय का दर्जा मिला था और इसी ने 2009 में आधार लॉन्च किया था। UIDAI के पहले अध्यक्ष थे नंदन नीलेकणी। और आधार नंबर संख्या कितनी होती है? 12। आधार नंबर 12 डिजिट के होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित किया। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 21। और कौन सा केस है? पुट्टा स्वामी केस। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक कहां पर हुई? तो आंसर होगा बिश्केक में। तो हम बात कर रहे हैं भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की बैठक की, इंडिया सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की। 2025 में इसका ये तीसरा एडिशन है। कहाँ पर हुआ? बिश्केक, किर्गिस्तान में। और भारत की तरफ से इसमें हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, उन्होंने हिस्सा लिया, भारत को रिप्रेजेंट किया। और इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान की सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करना, आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना, ये इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। और बिश्केक ये किसकी कैपिटल होती है? किर्गिस्तान की होती है, याद रखना। अब समिट वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि अभी 28वीं राष्ट्र गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ विशाखापट्टनम में। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार पटेल जी के बड़े भाई हैं, केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 हुआ मध्य प्रदेश के महू में। 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन हुआ विशाखापट्टनम में। मतलब ये 2026 में होगा। 2025 वाला भी पूरी उड़ीसा में हुआ था। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ। 5वां आसियान भारत यूथ समिट हुआ गोवा में। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ नई दिल्ली में। और सेमिकॉन इंडिया 2025 ये दिल्ली के यशोभूमि में इसका उद्घाटन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तीसरा पूर्वोत्तर विमानन शिखर सम्मेलन 2025 हुआ ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश में। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 बंगलुरु कर्नाटक में। 5वां वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस हुआ कोच्चि केरल में। और 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025, जिसका उद्घाटन अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर में। ठीक है, तो ये सारे समिट्स वाले प्रश्न थे, हमने रिवाइज कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अगला देखते हैं।
कि अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा डीबीएस बैंक। स्थित ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार डीबीएस बैंक को लगातार 17वीं बार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। डीबीएस बैंक ये मूल रूप से कहाँ का है? सिंगापुर का है। और ये टॉप पर क्यों रहा? तो इसकी मजबूत क्रेडिट रेटिंग, सॉलिड बैलेंस शीट और जोखिम प्रबंधन बेहतर करने के लिए इसे चुना गया है एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में। वैसे डीबीएस बैंक की स्थापना होती है 16 जुलाई 1968। मुख्यालय अमेरिका सिंगापुर में है। चेयरमैन है पीटर सिंह। भारत में भी इसकी एक यूनिट है डीबीएस बैंक इंडिया जिसे कहते हैं, और यहाँ आपको हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 23। फिर पूछा भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और इंडोनेशिया। फिर पूछा जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना को किसने शुरू किया? एलआईसी ने। फिर पूछा अभी सितंबर माह के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया स्मृति मंधाना को। फिर पूछा आईयूसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष बनाया गया विवेक मेनन को। और अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर को। और 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप या राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का खिताब जीत लिया मणिपुर ने। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बन गए हैं मिशेल रेंड्रियानिरेना। और किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिल गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड। और गोमती पुनर्जीवन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 220.10 गीगावाट। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।